Hello friend, welcome to my YouTube channel, Coffee. दी फास्ट सागा। ये मूवी मेरी फ्रेंचाइजी फास्ट एंड फ्यूरियस की 12th मूवी है। इसके पहले मैंने इसके ऑलरेडी 11 पार्ट्स को काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी पार्ट्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाकर उन सभी पार्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। और आप ही में से कुछ लोग कह रहे थे कि भाई ये मूवी तो 2 महीने पहले आ चुकी थी, आपने इसे लाने में इतनी ज्यादा लेट क्यों कर दी। तो आप सभी को मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि मूवी के HD कैम और साथ ही 1080p प्रिंट में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, जो कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप सभी को पता चली जाएगा। और वो कहते हैं ना कि अगर जरूरत से ज्यादा मिले तो मजा आता है। तो मेरे भाइयों, आज इनकी पूरी 11 मूवीज के तोड़ निचोड़ मिलाकर इसके पूरे पास्ट को लेकर आपको एक ही मूवी के अंदर सारा ज्ञान पेल दूंगा कि कैसे एक स्ट्रीट रेसिंग से शुरू हुई कहानी आज स्पेस ट्रेवल तक आ पहुंची है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। यहाँ हमें दिखाया जाता है ईयर 1989, जहाँ पर हमें दिखाए जाते हैं मिस्टर टोरेटो जो कि अपने रेसिंग ट्रैक पर रेस कर रहे होते हैं। और तभी 3-4 राउंड मारने के बाद में वो आते हैं रिफ्यूलिंग के लिए अपने बेटे डोमिनिक टोरेटो के पास में। और अगला राउंड मारने से पहले उसे एक बात बताते हैं, बुरे लोगों की बात कभी मत मानना और हमेशा अपनी हिम्मत और विश्वास का दामन कभी ना छोड़ना। और ये कहने के बाद में अगेन रेस ट्रैक पर निकल जाते हैं, मगर तभी एक पीछे से आती तेज गाड़ी उनसे टकरा जाती है और एक जोरदार ब्लास्ट के साथ में उनकी गाड़ी का वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी गाड़ी जलने लगती है। वहाँ पर डॉम उन्हें खड़ा होकर देख रहा होता है। वो उन्हें बचाने के लिए चिल्लाता है, रोता है, उनके पास जाने की कोशिश करता है, मगर उसके पिता के फ्रेंड उसे वहीं पर रोक लेते हैं। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर अब हमें दिखाया जाते हैं डोमिनिक टोरेटो, जिनका अब एक छोटा बेटा भी है जिसका नाम है ब्रायन। इन्होंने ये नाम अपने बेस्ट फ्रेंड ब्रायन ओकॉर्नर से इंस्पायर्ड होकर रखा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डोमिनिक टोरेटो एक अच्छे ड्राइवर होने के साथ साथ एक बहुत ही काबिल मैकेनिक भी है। तो वो ये सारी तालीम अपने बेटे ब्रायन को भी देने लगते हैं कि लाओ मुझे 5 नंबर का पाना, मुझे 6 नंबर का पाना और ये जरूरी औजार दो। ये सब चीजें वहाँ पर खड़ी होकर उनकी वाइफ लैटी देख रही होती है। और फिर ये दोनों अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में बातचीत करने लगते हैं, मगर तभी इन्हें सामने से आती हुई एक गाड़ी नजर आती है। अब जैसा कि इन सभी का पास्ट चोरी चकारी में निकला होता है, तो इन सभी को पता होता है कि कभी न कभी पुलिस तो हमें ढूंढते हुए आई जाएगी। इसीलिए डॉम अपने बेटे ब्रायन को एक बॉक्स में छुपने के लिए कहता है और अपनी गन लेकर उन सभी के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी उस गाड़ी में से निकलते हैं तेज पार्कर, रोमन और साथ ही रैमसी और कहते हैं कि क्या तुम अपने पुराने दोस्तों को भूल गए। तो डोमिनिक उन्हें कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर आए हो तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ा रीजन होगा। तब वहाँ पर रैमसी अपने टैबलेट को निकालकर एक वीडियो क्लिप दिखाती है जिनमें होते हैं मिस्टर नोबडी। और वो इस क्लिप में बता रहे होते हैं कि हम सभी एक प्रोजेक्ट एरिस पर काम कर रहे थे, मगर तभी हमारे प्लेन पर साइफर के लोगों ने हमला कर दिया। अगर ये टेक्नोलॉजी उसके हाथों में लग गई तो इस पूरी दुनिया का कबाड़ा हो जाएगा, इसलिए मुझे आप सभी की जरूरत है। और तभी वहाँ पर साइफर का एक बंदा आकर मिस्टर नोबडी को अपने साथ में ले जाता है और ये क्लिप यहीं पर खत्म हो जाती है। तो रैमसी डोमिनिक को कहती है कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि इन्होंने हमारी हर उस वक्त मदद करी जब हमें उनकी जरूरत थी। तब यहाँ पर डोमिनिक इस मूवी का एक हुक डायलॉग मारता और कहता है, आई गॉट अ फैमिली, थिंग्स चेंज्ड। इसका मतलब यह है कि डोमिनिक के पास में अब उसका एक परिवार होता है और समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उसने अब ये सारे काम छोड़ दिए। मगर तभी रैमसी वहाँ पर लैटी को कहती है कि वो हमारे दोस्त हैं, हमें तो उन्हें बचाने के लिए जाना ही होगा। अगली सुबह 8 बजे हम निकलने वाले, अगर तुम चाहो, अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो हमारे साथ में मिल जाना। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पर लैटी अपने गले से लॉकेट निकालकर अपने बेटे ब्रायन को देती है और कहती है कि अब तुम अच्छे हाथों में सौंप दी गए हो, तुम्हारे पिता तुम्हारा हमेशा ध्यान रखेंगे। इस लॉकेट की इस पूरी फ्रेंचाइजी के अंदर एक काफी बड़ी कहानी, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो पुरानी 11 मूवीज को जरूर देखिएगा, जिनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिए गए हैं। और साथ ही लैटी अब तैयार हो जाती है अपने दोस्तों का साथ निभाने के लिए। वहीं पर रात को डोमिनिक उस वीडियो क्लिप को अगेन देखता है, जहाँ पर जूम करने पर उसे पता चलता है कि जिस शख्स ने नोबडी को अभी उठाया है उसके पास में भी सेम टू सेम वैसा लॉकेट है जैसा कि डोमिनिक के पास ही था। और इसी के साथ इस मूवी का एक सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है कि डोमिनिक के 2 भाई बहन है, मिया टोरेटो और साथ ही जेकब टोरेटो। और ये जेकब टोरेटो ही है जिसने मिस्टर नोबडी को अपने कब्जे में लिया है। वहीं पर अगली सुबह अब पहुंच जाती है लैटी अपने दोस्तों का साथ निभाने के लिए प्लेन के पास में। लेकिन तभी वहाँ पर गड़गड़ाती गाड़ी की आवाज आती है जिसमें होते हैं हमारे मिस्टर डोमिनिक टोरेटो, जो कि अब उनका साथ देने के लिए तैयार होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको इस फास्ट एंड फ्यूरियस की फ्रेंचाइजी से जुड़ी एक छोटी सी बात बता देता हूँ। ये पूरी फ्रेंचाइजी अपने 5th पार्ट के बाद में पूरे वजूद में आई थी। अगर आपने इसका 5th पार्ट देखा होगा तो उसके अंदर एक शानदार वॉल्ट थेफ्ट आपको दिखाया गया था, यानी कि एक बड़ी सी तिजोरी जिसके अंदर
अंदर करीब 100 मिलियन यूरो से भी ज्यादा पैसा पड़ा था। इसके 6th पार्ट में हमने देखा न्यूट्रॉन चिप की चोरी, जो कि एक पूरे देश को अंधा बना देने में काबिलियत रखती थी। साथ ही इसके 7th पार्ट में हमने देखा गॉड्स आई की चोरी। गॉड्स आई वो थी जो कि दुनिया में किसी को भी कहीं से भी ढूंढ सकती थी। इसके आगे इसके 8th पार्ट में हमने देखा EMP यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिवाइस। इसके बाद में अगर कहा जाए तो 8.5 पार्ट यानी कि हॉब्स एंड शॉ वाली मूवी, जिसमें हमने देखा बायोमैकेनिकल वायरस जो कि एटियन कॉर्पोरेशन के थ्रू बनाया गया था। और अब आता है इसका 9th पार्ट, जहां पर हमें दिखने वाला है प्रोजेक्ट एरीज, जिस पर काम कर रहे थे मिस्टर नोबडी, मगर उनके प्लेन को हाईजैक कर लिया होता है साइफर ने। अब ये पूरी टीम मिलकर उसी प्लेस पर पहुंचती है जहां पर इनके प्लेन का मलबा पड़ा होता है। और अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रैमजी तो एक हैकर है, तो वो उस प्लेन के सिस्टम को हैक करके वहां से प्रोजेक्ट एरीज का हाफ पार्ट निकाल लेती है और बताती है कि ये तो एक ऐसा डिवाइस है जिसका दूसरा पार्ट यूके के एडिनबर्ग में उस जगह पर है जहां पर ऐसे लाखों लॉकर्स हैं, जिसमें से किसी एक के अंदर ये पड़ा होगा। अब इन सभी की बातें चली रही होती कि आखिर साइफर को इसकी जरूरत क्यों है, और तभी वहां पर जेकब के लोग आकर उन पर धड़ाधड़ फायरिंग कर देते हैं। और यहाँ पर अब हमें एक अच्छा खासा कार चेजिंग सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ इस मूवी के अंदर एक फनी मोमेंट क्रिएट होता है जहाँ पर काफी सारे गुंडे मिलकर रोमन के ऊपर धड़ाधड़ गोलियां बरसा रहे होते हैं, मगर जैसा कि उसके पास में एक बुलेट प्रूफ जैकेट और एक AK-47 होती है, तो वो उन सभी को पेल डालता है। और साथ ही काफी खुश भी होता है कि क्या बात है, मुझे तो कुछ भी नहीं लगी, लगता है मैं एक सुपर हीरो से कम नहीं हूँ। अब एक तरफ तो लैटी उस आधे पार्ट यानी कि आधे प्रोजेक्ट एरीज को लेकर भाग रही होती है, वहीं पर एक दूसरी गाड़ी आकर उसे जोरदार की टक्कर देती है, मगर लैटी के जमीन पर गिरने से पहले डोमिनिक आकर उसे बचा लेता है। और फिर दो बड़े योद्धाओं की आपस में आके टकराती है, जो कि होते हैं डोमिनिक टोरेटो और साथ ही जैकब टोरेटो। और अगेन यहाँ पर एक तगड़ा अच्छा खासा कार चेजिंग सीन होता है, जहाँ पर हम सभी जानते हैं कि फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज अपनी तेज रफ्तार के लिए जानी जाती है, जहाँ पर अब जेकब ने अपनी कार को एक बहुत ही बड़ी पहाड़ी से कुदवा दिया होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक प्लेन जो कि अपनी हाइपर फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक की मदद से जेकब की गाड़ी को अपने साथ में उड़ाकर ले जाते हैं। और इस वक्त इनके पीछे पीछे आ रहा होता है डोमिनिक, मगर इस वक्त तक पहाड़ी खत्म हो चुकी होती है, लेकिन डोमिनिक तो एक बहुत ही अच्छा ड्राइवर होता है, तो वो वहाँ पर मौजूद एक पुल में अपनी गाड़ी को भिड़वाकर उसकी रस्सी की मदद से दूसरी ही पहाड़ी तक लहराते हुए पहुंच जाता है। और अब ये सब लोग अपनी जान बचाकर एक सेफ प्लेस पर पहुंचते हैं, जहाँ पर अब डोमिनिक के माइंड में उसकी पुरानी यादें उसे सताने लगती है, जहाँ पास्ट में वो देख पाता है कि उसके पिता की गाड़ी की टकरा देने के बाद में जिस शख्स ने उसे टक्कर मारी थी वो उसकी कार के पास खड़ा था, जहाँ जेकब उससे लड़ने लगता है, मगर तभी डोमिनिक आकर रोक देता है और कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, उसे मैं देखता हूँ। और वो शख्स गुस्से में आकर डोमिनिक को कुछ बुरा भला कह देता है, और यहीं पर डोमिनिक को गुस्सा आ जाता है और वो उसके मुंह पर 3-4 मुक्के जड़ देता है। और तभी वहाँ पर पुलिस आकर डोमिनिक को 2 साल के लिए जेल में डाल देती है, लेकिन अपने छोटे भाई की जान की परवाह करता हुआ डोमिनिक बिना कुछ सोचे समझे पुलिस के अंदर गिरफ्तारी दिलवा देता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है अब जेकब की तरफ, जो कि अब उस आधे पार्ट यानी कि प्रोजेक्ट एरीज के आधे टुकड़े को लेकर पहुंचा होता है अपने पार्टनर ओटो के पास में। और ये ओटो वही शख्स होता है जिसने साइफर को भी पकड़ रखा होता है। अब यहाँ पर इस सिनेरियो को भी मैं सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली हुआ ये है कि ओटो यूके के एक बहुत ही रईस इंसान का बेटा है, जो कि अपने पिता की कामयाबी से काफी ज्यादा जलता है, और उसी के लिए अब वो एक ऐसा डिवाइस पाना चाहता है जिससे कि दुनिया की हर ताकत डरती हो, यानी कि गवर्नमेंट, मिलिट्री फोर्सेस और साथ ही स्पेशल कमांडो, जिसके लिए उसे चाहिए था प्रोजेक्ट एरीज, जिसमें उसकी मदद कर रहा होता है अब खुद जेकब टोरेटो। मगर इस काम में हैकिंग की भी काफी ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए उन्हें वर्ल्ड की सबसे बड़ी हैकर की जरूरत थी, जो कि और कोई नहीं बल्कि साइफर थी। और यही रीजन था कि ओटो ने जेकब की मदद से पहला पार्ट निकलवाया और अब साइफर की मदद से दूसरे पार्ट को निकलवाने की कोशिश करेगा। वहीं दूसरी तरफ अब डोमिनिक की पूरी टीम मिलकर प्रोजेक्ट एरीज के बारे में और खोज खबर निकालना शुरू करते हैं, जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ये 2 टुकड़े अगर मिल भी जाएं, मगर तब भी इन्हें स्टार्ट करने के लिए एक की जरूरत है, जो कि बेसिकली एक DNA है। रैमजी के थ्रू यहाँ पर इन सभी को ये पता चलता है कि जिन्होंने इस प्रोजेक्ट एरीज को बनाया है, उस चाइनीज जोड़े ने इसे स्टार्ट करने के लिए अपने DNA को इस डिवाइस के साथ में कंबाइंड कर दिया है, और वो लोग इस वक्त अभी टोक्यो में, इसीलिए हमें टोक्यो जाना पड़ेगा ताकि जेकब से पहले उस DNA को हम पाले और वो इस डिवाइस को कभी स्टार्ट कर ही ना पाए। वहीं पर हमें इस कहानी का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब सैंटोस और लियो की मुलाकात होती है डोमिनिक टोरेटो से। ये दोनों ही गाड़ी को रिपेयर कर रहे होते हैं। रिपेयरिंग के दौरान ये बातें कर रहे होते हैं कि अगर फ्यूल टैंक में अगर स्पार्कल को थोड़ी दूरी पर रखा जाए तो गाड़ी के तेज चलने के दौरान उसमें एक बहुत ही जोरदार का ब्लास्ट हो सकता है। तब यहाँ पर डोमिनिक को एक बात क्लिक होती है कि लास्ट में मेरे पिता की गाड़ी को जिसने रिपेयर किया था वो मेरा भाई जेकब ही था, तो हो सकता है कि उसी ने फ्यूल टैंक के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी करी और उनकी गाड़ी का ब्लास्ट हो गया। और इसके बाद जब वो जेल से निकलता है तो सबसे पहले अपने भाई के पास पहुंचता है और कहता है कि मैं सारी सच्चाई जान चुका हूँ कि तुमने ही हमारे पिताजी को जान से मारा है। ये बात सुनकर जेकब भी एकदम शॉक हो जाता है, मगर तब इस बात को तवज्जो न देते हुए वहाँ पर डोमिनिक कहता है कि क्यों ना एक रेस हो जाए, अगर इस रेस में मैं जीता तो तुम हमेशा के लिए हमारे घर छोड़ दोगे, हमारी
परिवार से दूर हो जाओगे, लेकिन अगर तुम जीते तो हमेशा के लिए रह सकते हो। और इसी के साथ अब इन दोनों की एक शानदार रेस स्टार्ट हो जाती है। यहाँ डोमिनिक के मन में वो जुनून सवार था कि आखिर क्यों जेकब ने अपने ही पिता को मारने की प्लानिंग बनाई, इसलिए उसके मन का जो गुस्सा था वो उसे उस रेस में जीत दिलवा देता है। और अब यहाँ से जेकब हमेशा के लिए अपने परिवार से दूर होकर निकल जाता है एक अलग ही राह पर। यहाँ सीन दिखाया जाता है टोक्यो में, जहाँ पर लैटी और साथ ही मिया पहुंचती है उन चाइनीज लोगों के पास में जिन्होंने प्रोजेक्ट एरिस को बनाया होता है। लेकिन तभी यहाँ पर जेकब के लोग आकर इन पर गोलीबारी करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर इन दोनों को बचाने के लिए एली नाम की एक लड़की बीच में आती है जो कि उन सभी का सामना करती है। और तभी एक स्नाइपर की मदद से वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो सभी मारे जाते हैं। और यहाँ पर इस कहानी का एक वन ऑफ द बेस्ट सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर वो गोली और किसी ने नहीं बल्कि चलाई होती है हान लियो ने। हान वही है जो कि टोक्यो ड्रिफ्ट में मारे गए थे डेकर्ड शो की तरफ से। मगर ये सब कुछ प्लान था मिस्टर नोबडी का, ताकि वो बचा पाए प्रोजेक्ट एरिस को। यहाँ एडिनबर्ग में अब पहुंच चुका होता है जेकब, जो कि अब हजारों लॉकर में से एक लॉकर को चुनकर उसमें से प्रोजेक्ट एरिस का दूसरा पार्ट भी निकलवा लेता है, क्योंकि इसमें मदद करी होती है उसकी साइफर ने, क्योंकि वो तो एक बहुत ही बड़ी हैकर होती है। और जब वो वहाँ से भाग रहा होता है तब तक वहाँ पर डोमिनिक की टीम भी पहुंच चुकी होती है। अब अगर शॉर्ट में इस पूरे सिनेरियो को एक्सप्लेन करूँ तो बेसिकली यहाँ पर जेकब के पास में एक ऐसा ट्रक होता है जिसके अंदर एक हाइपर मैग्नेटिक टूल पड़ा होता है। लेकिन इस वक्त तक अब रैमजी इस ट्रक को चला रही होती है, तो वो पावर अब रैमजी के हाथों में होती है, जो कि अब जेकब को प्रोजेक्ट एरिस के पार्ट 2 के साथ में पकड़ लेती है। और अब ये सभी लोग अपनी एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचते हैं जो कि कभी नोबडी ने यूके में बनाई थी। यहाँ पर डोमिनिक अपने भाई जेकब को पूछता है कि आखिर तुमने पिताजी के साथ में ऐसा क्यों किया। तो जेकब उसे याद दिलाता है कि पिताजी के सर पर कर्ज था और वो खुद मरना चाहते थे ताकि इंश्योरेंस का पैसा हमें मिल जाए और हमारा जीवन यापन सुखी से निकले। मैंने उनकी जान नहीं ली, बल्कि उन्होंने खुद मुझे अपनी जान लेने के लिए फोर्स किया। उन दोनों की ये बातें चली रही थी, मगर तभी वहाँ पर ऑटो के आदमी पहुंच जाते हैं और एक जोरदार ब्लास्ट के साथ में अब वहाँ से जेकब और साथ ही प्रोजेक्ट एरिस को वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें काफी सारे फाइट सीक्वेंस दिखाए जाते हैं, बट यहाँ पर मेरा एक फेवरेट सीन है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि डोमिनिक ने अपनी बीवी लैटी को एक मोटी स्टील की दीवार के पीछे पैक कर दिया होता है और उसके हाथों में 2 बड़ी बड़ी जंजीरें होती हैं, जहाँ पर अब काफी सारे दुश्मन मिलकर उसे घेर लेते हैं। मगर अपनी पूरी ताकत के साथ में डोमिनिक उन दोनों जंजीरों को खींचकर उनके सर पर मार देता है और वो पूरी टर्नल वहाँ पर गिरने लगती है, जहाँ पर वो पानी में गिर जाता है। और यहाँ पानी में गिरने के बाद में उसे अपना एक फ्लैशबैक सीन याद आता है कि वो अपने पिता को फोन पर बात करते हुए सुनता है कि सचमुच उनके सर पर पैसों का बोझ है और ना ही अब उन्हें कोई और फ्यूचर काम देने के लिए तैयार है ताकि वो और पैसा कमा सके। डोमिनिक अपनी पुरानी बातों को याद कर ही रहा होता है और पानी में बस डूबता जाता है, मगर तभी उसे बचाने के लिए पहुंच जाती है लैटी और उसकी जान बचाकर उसे वापस से बाहर ले आती है। यहाँ दूसरी तरफ अब ऑटो, साइफर और साथ ही जेकब अब पहुंच चुके होते हैं तिब्लिसी में, जहाँ पर ये लोग अपना ही एक सैटेलाइट आसमान में लॉन्च करवाकर प्रोजेक्ट एरिस की मदद से हर वो ऑटोमेटिक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, एज लाइक एज कोई माइक्रोचिप, कोई ऑटोमेटिक कार, कोई इलेक्ट्रॉनिक वेपन या फिर बड़ी मिसाइलें या फिर पूरी की पूरी गवर्नमेंट के सीक्रेट ट्रांजैक्शन और सीक्रेट प्लेसेस। मगर इस काम को रोकने के लिए यहाँ पर इनका साथ देता है शॉन, जिसे हमने फास्ट एंड फ्यूरियस की टोक्यो ड्रिफ्ट में देखा था। और अब शॉन की मदद से ये सभी लोग एक ऐसी गाड़ी बनाते हैं जो कि स्पेस में ट्रेवल कर सकती हो। इनका प्लान ये था कि स्पेस में जाकर जो सैटेलाइट जस्ट अभी भी ऑटो और साथ ही जेकब के थ्रू छोड़ा गया है अंतरिक्ष में, उसे वहीं पर ब्लास्ट करवा दिया जाए ताकि प्रोजेक्ट एरिस को अगर चालू भी कर दिया जाए तो उसका यूज कोई ना कर पाए। अब यहाँ एक तरफ तो डोमिनिक की पूरी टीम जमीन पर ऑटो के उस बड़े से ट्रक को रोकने की कोशिश करते हैं जिनके अंदर प्रोजेक्ट एरिस पड़ा होता है। वहीं पर अब रोमन और साथ ही तेज पारकर अपनी स्पेस कार के अंदर पहुंच जाते हैं उस सैटेलाइट के पास में और इसे अपनी पूरी ताकत के साथ में ब्लास्ट कर देते हैं। और फिर आता है इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन, जहाँ पर डोमिनिक और जेकब मिलके अपनी गाड़ियों में जो मैग्नेटिक पल्स होती है उससे मिलकर ऑटो के बड़े वाले ट्रक को रोक देते हैं। अब यहाँ पर इस मूवी में एक छोटा सा ट्विस्ट है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली होता यह है कि ऑटो को प्रोजेक्ट एरिस की पावर को यूज करते हुए पूरी दुनिया को झुकाना होता है, जिसमें उसका साथ खाली एक हैकर ही दे सकती है। इसीलिए वो जेकब का हाथ छोड़कर अब साइफर से हाथ मिला लेता है और यही रीजन होता है कि जेकब अब अपने भाई डोमिनिक के साथ हाथ मिलाकर अब उनकी 12 बजाना स्टार्ट कर देता है। मगर साइफर भी कहाँ पर कम थी और वो अपने एक प्लेन के साथ में उन पर धड़ाधड़ मिसाइलें छोड़ने लगती है। अब यहाँ पर काफी बमबारी होती है, काफी गोलीबारी होती है, मगर डोमिनिक भी कहाँ रुकने वाला था और वो उस ट्रक को पहाड़ी से एक ऐसी जंप खिलवाता है जिससे कि उस ट्रक का आधा हिस्सा जाकर सीधा भिड़ता है उसी प्लेन
प्लेन में जो कि साइफर चला रही होती है, और इसी के साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा टल जाता है। मगर उसी वक्त हम देख पाते हैं कि साइफर जो प्लेन चला रही होती है वो बेसिकली उसमें नहीं बैठी होती, वो तो एक ड्रोन होता है और वो कहीं और से ही बैठकर उस प्लेन को ऑपरेट कर रही होती है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग होती है। लेकिन जैसा कि फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज का एक मोटो है कि फैमिली हमेशा सबसे आगे होती है और हर किसी को तो घर लौट कर आना ही होता है। और अब इसी के साथ इस पूरी मूवी के स्टार्टिंग से लेके एंड तक के सारे कैरेक्टर्स हमें लंच टेबल पर दिखाए जाते हैं, मगर सिर्फ एक कुर्सी खाली होती है। एंड एज वी ऑल नो दैट वो होंगे हमारे लेट पॉल वॉकर, जिनको सीजीआई के थ्रू माइट भी बनाया जा सकता है इसके फास्ट एंड फ्यूरियस के 10th पार्ट में। और इसी के साथ ये शानदार मूवी